Part A, here's the question of limited companies, June 2016 paper 21 question number 1 और June 2016 पेपर 23 क्वेश्चन नंबर 1 दोनों वेरिएंट्स के अंदर सेम क्वेश्चन था। बेलिसिस के नाम से क्वेश्चन है, उसकी क्या बनानी है, इनकम स्टेटमेंट बनानी है, फिर इसके बाद सोशी बनाओगे और इसी के बाद फिर एसओएफई बना दोगे। इनकम स्टेटमेंट बनानी है तो मैं एडजस्टमेंट अलग से नहीं बनाऊंगा, एडजस्टमेंट्स जहाँ होंगी वहाँ उसके साथ बना दूंगा। मैंने कहा सबसे पहले आपके पास रेवेन्यू दिया हुआ है, आप रेवेन्यू देख लो कितना दिया हुआ है, 984,000 दिख गया बेटा। और डिजिट्स बड़े हैं आपके पास, या छोड़ दो छोटे डिजिट्स ही हैं, तो 984,000। सेल्स रिटर्न नहीं है तो मैं डायरेक्ट क्या कर दूंगा, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। अगर मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स की बात कर रहा हूँ तो उसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है मेरा, ऐड ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी होगी आपके पास, 98,000 गिवन है क्वेश्चन में। फिर उसके बाद क्या होगी, ऐड परचेजेस। परचेजेस भी मेरे ख्याल से आपके पास गिवन है 480,000। इसके बाद देख लीजिए परचेज रिटर्न भी नहीं है, कैरेज इनवर्ड भी नहीं है, तो लेस एडजस्टमेंट नंबर 1 क्लोजिंग इन्वेंट्री 105,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 105,000। कोई एक बच्चा इसका टोटल करके बता सकता है कितना हो जाएगा बेटा, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना, 473,000। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस कर लीजिए, क्या आ जाएगा आपके पास, ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा, 511,000। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद नज़र घुमा लें, अदर इनकम नाम की कोई चीज़ है, नहीं, अदर इनकम नाम की कोई भी चीज़ नहीं है, तो मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ, टोटली बिल्कुल इग्नोर कर दूंगा। मैं क्या कर दूंगा, लेस एक्सपेंसेस। अच्छा, एक्सपेंसेस की जब मैं बात कर रहा हूँ तो उन्होंने बेलिसिस में एक्सपेंसेस उन्होंने कहे हैं आपके पास एडमिन और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले किसकी हेडिंग डाल दी, एडमिन एक्सपेंस, और यहाँ पर किसकी हेडिंग डाल दी बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन की, क्योंकि यहाँ पर एडमिन एक्सपेंस एडमिन में लिखे जाते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन वाले डिस्ट्रीब्यूशन में लिखे जाते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या हेडिंग डाल रहा हूँ, एडमिन एक्सपेंस। देखते हैं कि एडमिन में क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा, पहली एडजस्टमेंट इन्होंने बोला हुआ है आपके पास, ये देख लीजिएगा, डेप्रीसिएशन आप चार्ज करोगे, बिल्डिंग 2% पर एनम, प्लांट एंड मशीनरी, ऑल एनुअल डेप्रीसिएशन इज चार्ज थ्रू एडमिन एक्सपेंस। जितनी भी डेप्रीसिएशंस निकलेंगी वो एडमिन एक्सपेंस में जाएंगी, क्लियर। तो जितनी भी डेप्रीसिएशन निकलेंगी वो एडमिन एक्सपेंस में जाएंगी। तो सबसे पहले आ जाए नॉन करंट एसेट, आपके पास कितना था, लैंड एंड बिल्डिंग था 185,000, मगर उसकी एक एडजस्टमेंट दी हुई है, एडजस्टमेंट नंबर 2 में, लैंड इज़ इंक्लूडेड इन द ट्रायल बैलेंस 135,000। लैंड जो है ट्रायल बैलेंस में इंक्लूड है कितनी, 135,000 की, और रीवैल्यू 150,000 की हो रही है। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करने जाता हूँ तो इसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स हमें करनी पड़ेंगी, और एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या हेडिंग डाल दी, एडमिन एक्सपेंडिचर। तो एडमिन एक्सपेंडिचर में देख लेंगे कि क्या क्या चीज़ें मिल के जो टोटल बन रहा होगा। तो सबसे पहले इसके अंदर ही आपके पास किसकी थी, लैंड एंड बिल्डिंग। मुझे बता सकते हो लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर कितनी थी, 185,000 की कॉस्ट थी। क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी ग्रुप पे भेज चुका हूँ, और बोला था 135,000 किसके हैं, लैंड के हैं, जो कि मैंने निकाल दी है। तो पीछे 185 में से 135 निकाल दो, कितना बच जाएगा, 185 माइनस 135, तो 50,000 बच जाएगा, क्लियर। और वो 50,000 रुपये क्या होंगे, मैंने कहा बिल्डिंग की डेप्रीसिएशन होगी। तो बिल्डिंग की जब डेप्रीसिएशन की बात करूँगा तो इसका मतलब 50,000 का कितने परसेंट बोला था, 2%, तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। एग्री करते हो?
रिपीट करने की ज़रूरत है। ये आपके पास फिर कह रहा हूँ यहाँ पर। और एडमिन की जो वैल्यू है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस की वो कितनी है, 2,05,000। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 2,05,000। और पहला एक्सपेंस किसके बेस पे आ गया, और ये किसकी थी बात हो रही थी, बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन थी जो एडमिन एक्सपेंस में मैंने ले ली। क्लियर बेटा। अगला एसेट मेरे पास कौन सा था, प्लांट एंड मशीनरी, जिसकी मुझे क्या चाहिए, डेप्रिसिएशन। तो मेरी नॉलेज, मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है कि प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट कितनी है, 2,04,000। पुरानी डेप्रिसिएशन कितनी है, 94,000। रेट कितने परसेंट दिया हुआ है, 10%। 204,000 माइनस 94,000 यानी कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन कितना आ गया, बता सकते हो। 204,000 माइनस 94 तो 1,10,000। और कितने परसेंट बोला हुआ है, 10% बोला हुआ है। तो कितना आ गया बेटा, 11,000। तो पहला एडमिन वाला तो ये मिल गया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे आ जाओ। ट्रेड रिसीवेबल में इंक्लूड है 9,000 रुपये बैड डेप का, जो कहाँ पर डालेंगे, एडमिन एक्सपेंस में डालेंगे। तो एक और एडमिन एक्सपेंस मिल गया, किस नाम से मिल गया, एयर रिकवेबल डेप्ट के नाम से मिल गया। कितना, 9,000। क्लियर बेटा। इसके बाद जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट में बोला है, जो डायरेक्टर में एक प्रोविज़न बनेगा 3% ट्रेड रिसीवेबल का, और इसकी एडजस्टमेंट भी कहाँ डालोगे, एडमिन में डालोगे। तो इसका मतलब ऊपर जाओ, ट्रेड रिसीवेबल्स कितने दिए हुए, ऊपर जाके देख लो, ट्रेड रिसीवेबल्स 1,09,000 दिए हुए। तो मैंने कहा ट्रेड रिसीवेबल्स कितने दिए हुए, 1,09,000, जिसमें से 9,000 रुपये बैड डेप के निकल गए। कितने बच गए ट्रेड रिसीवेबल्स, 100,000। और उस पर डाउट कितने परसेंट है, 3%। तो 3,000 बनता है। और पुराना डाउट कितना दिया हुआ था, है पुराना डाउट, पुराना डाउट मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। तो मैंने डायरेक्ट क्या हो गया, ये कितना आ गया बेटा, 3,000। और वो 3,000 क्या होगा, इंक्रीज़ इन PFDD। तो ये भी एडमिन में चला गया। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट बोनस इशू से रिलेटेड है। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट डिबेंचर से रिलेटेड है। तो इसका मतलब एडमिन में जो चीज़ें लेनी थी मैंने ले ली। अब इन एडमिन एक्सपेंस का लाइन से टोटल कर लो, कितना बनता है, 2,05,000 प्लस 1,000 प्लस 11,000 प्लस 9,000 प्लस 3,000, कितना बन जाएगा बता सकते हो, 229,000। तो मेरे एडमिन के एक्सपेंस कितने आ गए बेटा, 229,000, जिसका सम अप क्या है, वो ये रहा कि यहाँ से प्लस करके आए थे। क्लियर बेटा। कंपनी इस तरीके से बनती है, इसकी इनकम स्टेटमेंट। आपकी एडमिन और डिस्ट्रीब्यूशन और जो एक्सपेंस होंगे वो आप सेपरेट कर दोगे। इन्होंने जो बोला था मैंने सेपरेट कर दिए। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट पे आ जाओ ज़रा। अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट की बात कर रहा हूँ तो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कितनी दी हुई है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट दी हुई थी 197,000, और उसमें उन्होंने कुछ चार्ज करने का बोला नहीं था, तो 197,000 एज इट इज़ लिख दी। इन दोनों को टोटल कर लो। सर आप इसमें इंटरेस्ट नहीं लोगे, नहीं लूँगा। आपके पास इन दोनों को टोटल कर लो, कितना एक्सपेंस आता है, 426,000। सर ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस को माइनस कर दो, तो आपके पास ये क्या कहलाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसके 3 नाम है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और यू कैन से दैट प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी ऑपरेशन से जो पैसा कमाया है ये वो है। कितना है बेटा, 85,000। सबको क्लियर बेटा। इसके बाद मैं नीचे क्या करूँगा, लेस इंटरेस्ट एक्सपेंस। इस सवाल में टैक्स की परसेंटेज नहीं है तो वो स्टेप इग्नोर हो जाएगा। इंटरेस्ट कितना होगा, इन्होंने आखिरी लाइन लिखी हुई है, बहुत ज़बरदस्त लाइन है। कौन, ऑरेंज कलर यूज़ कर रहा हूँ, पॉइंट नंबर 7, डिबेंचर इंटरेस्ट हैज़ बीन पेड टू डिबेंचर इंटरेस्ट कहाँ तक पे कर दिया है, सितंबर तक पे कर दिया। करना कहाँ तक चाहिए था, दिसंबर तक का। तो ऊपर जाओ, डिबेंचर इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 80,000 का 5% निकाल के हेल्प कर सकते हो, कितना होगा, 80,000 का 5%, यानी अगर मैं इंटरेस्ट की वर्किंग कर रहा हूँ
तो 80,000 का 5% होता है 5 8 4,000। अब 4,000 ये पूरे आपके पास साल का है, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12 कर दो, कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12 क्यों कर रहे हो आप? क्योंकि अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने, कितना हो गया बेटा? 1,000। एग्री? और इधर देखना, ऊपर आप इंटरेस्ट कुछ पे भी करा था आप लोगों ने, मैं ऑरेंज कलर से कलर कर रहा हूँ, 13,000 का। तो इसका मतलब 13,000 ऑलरेडी पे कर चुके हो और 1,000 देना बाकी है, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? 14,000 हो गया। तो 85,000 में से अगर मैं 14,000 टोटल निकाल देता हूँ तो मेरे पास प्रॉफिट कितना आ जाएगा, बता सकते हो? तो दिस इज़ कॉल्ड प्रॉफिट फॉर द ईयर। प्रॉफिट फॉर द ईयर जिसको आप कहते हो 71,000। और अनदर नेम ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस इज फाइनेंस चार्ज। टैक्स की परसेंटेज नहीं थी तो इसलिए मैंने इग्नोर कर दिया। क्लियर बेटा? सर इसके बाद मुझे क्या बनाना है? SOFE बनानी है, सॉरी सोशी बनानी है। यहाँ तक आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा? मैं अगर नॉर्मल बात करूँ, क्वेश्चन में गिवन थी वैल्यू, गिवन थी, कैलकुलेशन से आ गई, क्वेश्चन वैल्यू गिवन थी आपके पास, सिर्फ और सिर्फ आपने क्या किया है, ये वाली वैल्यू फाइंड की है जिसमें मैंने फाइंड का वर्ड लिखा है, और सेकंड ये वाली एक वैल्यू फाइंड की है। बाकी हर क्वेश्चन में हर चीज़ गिवन थी, तो आप में अगर सेंस है तो आप ये बना सकते थे। और नेक्स्ट स्टेप है सोशी, जो मैं प्रीवियस 3 क्लासेस से आपको ये सोशी करवा रहा हूँ और 1 क्लास एक्सप्लेनेशन की। तो सोशी किस तरह बनती है, क्यों बनती है, किस वजह से बनती है, वो बनवा रहा हूँ, ज़रा देख लीजिएगा। और सोशी बनाने से पहले फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर बना रहा हूँ, बहुत स्मूथली बन सकती है अगर आप चाहो तो। सोशी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने क्या कहा, शेयर कैपिटल, फिर क्या आता है शेयर प्रीमियम, फिर क्या आता है रीवैल्यूएशन रिजर्व्स, फिर क्या आता है जनरल रिजर्व्स, फिर क्या आता है बेटा रिटेन अर्निंग्स, और बेटा फिर क्या आता है टोटल। ये आपके पास क्या बन गई सोशी। तो सोशी बनाऊंगा तो सबसे पहले मैं क्या लिख दूंगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये कौन से पार्ट का आंसर है, पार्ट बी, और आप इसकी क्या बना रहे हो, सोशी बना रहे हो। पार्ट बी 1 जनवरी मेरे पास कितना कैपिटल पड़ा हुआ था, 1,40,000, और $1 कितने का था, 0.5। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 140,000। 140,000 के बाद प्रीमियम मेरे पास कितना पड़ा था, 3,000। प्रीमियम के बाद रीवैल्यूएशन रिजर्व नहीं था। जनरल रिजर्व्स कितना था मेरे पास, 21,000। रिटेन प्रॉफिट मतलब पुराना प्रॉफिट 61, कैसे पता, रिटेन अर्निंग 61,000। ओके, इन सब को टोटल कर लो बेटा, कितना हो जाएगा, मेरे ख्याल से 225 होगा, प्लीज़ चेक कर लेना। अगला स्टेप क्या होगा, प्रॉफिट फॉर दी ईयर डैश 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 डैश, और 71,000 से मेरी अर्निंग्स बढ़ गई और 71,000 से मेरी इक्विटी भी बढ़ गई। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो बेटा। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप की अगर बात करता हूँ तो नेक्स्ट स्टेप इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास डिविडेंड हम लोगों ने कितना पे किया है वो देखना है। डिविडेंड देखना है हम लोगों ने कितना पे किया है। कैसे पता चलेगा डिविडेंड,
10,000 क्वेश्चन में ही गिवन था तो ज़्यादा लंबी करने की ज़रूरत नहीं थी। डैश 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 10,000 से क्या हो गया, अर्निंग्स कम हुई और 10,000 से टोटल क्या हो गया, कम हो गया। डिविडेंड के बाद आपके पास यहाँ पर देख सकते हो प्रॉफिट फॉर द ईयर भी लिख दिया। रीवैल्यूएशन कुछ अपवर्ड हुई थी अगर आपको याद हो तो। रीवैल्यूएशन कैसे अपवर्ड हुई थी, लैंड इज़ इंक्लूडेड इन द ट्रायल बैलेंस, वैल्यू 135,000 एंड इज़ टू बी रीवैल्यू बाय 150,000। तो कितने से बढ़ गई मुझे बता सकते हो रीवैल्यूएशन? 15,000। 135 थी और कितनी हो गई 150। तो इसका मतलब रीवैल्यूएशन अपवर्ड हुई है, तो इसका मतलब टोटल आपका क्या हो गया, बढ़ गया। नेक्स्ट पार्ट, अगर नेक्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूँ तो इस पर मतलब बोनस इशू हुआ था। बोनस इशू कैसे निकालोगे, पिंक कलर यूज़ कर रहा हूँ। 31st बेल इज मेड अ बोनस इशू 1 फॉर एवरी 20 ऑर्डिनरी शेयर्स। द कंपनी हैज़ पॉलिसी टू लीव द मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म, नो एंट्री हैव बीन मेड इन द रिस्पेक्ट ऑफ बोनस इशू। बोनस इशू की कोई एंट्री नहीं बनानी। तो अगर बोनस इशू की बात कर रहा हूँ तो बोनस इशू की वर्किंग को मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, देख लीजिएगा ज़रा। अगर बोनस इशू पे जाता हूँ, वर्किंग किसकी, बोनस इशू की। नॉर्मल शेयर्स मेरे पास कितने थे, 140,000 मेरी अमाउंट थी। डिवाइड कर लिया कितने से, डिवाइड कर लिया 0.5 से। हेल्प कर सकते हो कितना होगा, 145 था। 140,000 को डिवाइड कर लो 0.5 से तो कितना हो जाएगा, 280,000। तो ये मेरे ऑफिशियल शेयर्स थे जो क्वेश्चन में स्टार्ट में गिवन थे। और इसका इन्होंने बोला था 1 फॉर 20। तो कितना आ जाएगा बता सकते हो, मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 20। तो 14,000 क्या किए, बोनस शेयर्स किए। और पार वैल्यू कितनी थी, 0.5। 14,000 को मल्टीप्लाई कर लो 0.5 से तो कितना हो जाएगा, तो बोनस अमाउंट कितनी आ जाएगी जी बेटा, तो ये क्या हो जाएगी, बोनस अमाउंट हो जाएगी। तो मैंने खामोशी से इधर गया अपनी सोशी के ऊपर, मैंने यहाँ क्या लिखा, बोनस इशू लिखा, यहाँ 7,000 मेंशन किया। और मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म का मतलब क्या है कि यहाँ से निकाल दिया 3,000, पीछे कितना बच गया है 4,000। तो 4,000 पूरा यहाँ से निकल गया। तो डैश डैश डैश। तो आपकी इक्विटी पे कोई बोनस इशू की वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई इम्पैक्ट नहीं आता। तो अब मैंने इसका टोटल कर लूँगा, टोटल किस तरह करूँगा वो भी देख लेना भाई। तो जब मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ तो ये क्या हो गया, बैलेंस कैरेट डाउन 147,000 मेरा शेयर कैपिटल हो गया, ये ख़त्म हो गया। 15 में से 4 निकाल दो कितना बच जाएगा, 11,000। यहाँ कितना हो गया 21, 61 और आपके पास 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 142 माइनस 10 मेरे ख्याल से 122 होगा, चेक कर लेना भाई। आप हॉरिजॉन्टल का टोटल करके देख लेना टोटल कॉलम का, और यूं करके टोटल करके देख लेना, आपको पता लग जाएगा कि दोनों साइड्स अगर इक्वल आ रही हैं तो सिर्फ एक रैंडम क्रॉस चेक करने का एक तरीका है कि सोशी आपकी सही बनी या नहीं बनी। कितना आ रहा है 3,01,000। तो ये आपकी क्या बन गई, इनकम स्टेटमेंट बना दी। इनकम स्टेटमेंट के बाद मैंने क्या बना दिया, सोशी बना दी। डन। अब इसके बाद एसओएफई बनानी है। कैसे, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, टोटल एसेट्स, इक्विटी एंड लाइबिलिटी की हेडिंग डालूंगा। अगर सोल ट्रेडर होता है तो प्रॉफिट प्लस कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स। पार्टनरशिप होता है तो कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, और नॉन करंट लाइबिलिटी करंट। अब ये लिमिटेड लाइबिलिटीज़ हैं तो इसकी थोड़ी सी डिफरेंट होगी, वो क्यों डिफरेंट होगी वहाँ देख लेना।
ये कौन सा रिक्वायरमेंट है आपके पास? पार्ट सी, और पार्ट सी में आप क्या बना रहे हो? बैलेंस शीट, और उसको आप क्या कहते हो? SOFP कहते हो बेटा। बैलेंस शीट, और इसका दूसरा नाम क्या है बेटा? SOFP। अगर मैं बैलेंस शीट की बात कर रहा हूँ तो इसका दूसरा नाम क्या है मेरा? SOFP। SOFP क्यों बनाते हैं वो इम्पॉर्टेंट है, वो मैटर करता है। तो ये हो गया तुम्हारा कॉलम 1, ये हो गया कॉलम 2, ये हो गया कॉलम 3। तो इसमें क्या हो गया? कॉस्ट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और नेट बुक वैल्यू। तो यहाँ मैंने सबसे पहले किसकी हेडिंग डाल दी? एसेट्स की हेडिंग डाल दी। फिर मैंने किसकी हेडिंग डाल दी? शारिफ बेटा प्लीज़ अपना पढ़ लो यार। उस इंसान पे मेहनत की जाए जहाँ पर तुम्हें कोई रिटर्न दिख रहा हो बेटा, आपका अपना रह जाएगा। नॉन करंट एसेट की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले क्या चीज़ आ गई? लैंड एंड बिल्डिंग। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया लैंड एंड बिल्डिंग बेटा। अब लैंड एंड बिल्डिंग जाके देख सकते हो ट्रायल बैलेंस में कितनी दी हुई थी? 185,000 दिख गई सबको? कितनी दी गई थी? 185। 185 में से 135 वाली वैल्यू निकाल दी तो कितना बच गया था? 50। मगर अब उसकी वैल्यू कितनी, रीवैल्यूएशन के हिसाब से कितनी हो गई? 150। तो टोटल कितनी हो गई लैंड एंड बिल्डिंग? 200,000। 200,000 मेरी लैंड एंड बिल्डिंग हो गई। और इन्होंने बोला था एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये देख लीजिएगा। यानी मैं किसकी बना रहा हूँ? लैंड एंड बिल्डिंग की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जो कि कैसे निकालूंगा? नई डेप्रिसिएशन कितनी आई थी? 1000। और पुरानी सवाल में कितनी गिवन है? पुरानी सवाल में गिवन है आपके पास 23,000। तो टोटल कर लो कितना हो गया बेटा? 24,000, जो कि कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के अंदर नॉन करंट एसेट के एरिया में चला जाएगा। तो यहाँ पर मैंने कितना लिख दिया? 24,000। 2 लाख में से 24,000 निकाल दो, कितना बच जाएगा बेटा? 176,000। अगला एसेट कौन सा था? प्लांट एंड मशीनरी, जिसकी कॉस्ट कितनी थी? 2,04,000 मेरे ख्याल से लिख दी मैंने। और एक्यूमुलेटेड, इसकी वर्किंग करके बता रहा हूँ, देख लीजिएगा। प्लांट एंड मशीनरी की क्या चाहिए? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। नई डेप्रिसिएशन कितनी आई थी? 11,000। पुरानी कितनी दी हुई थी? 94,000। तो कितना हो गया? 100,000, 1,05,000 मेरे ख्याल से, जो कि बैलेंस शीट के अंदर नॉन करंट एसेट के एरिया में चली जाएगी। कितनी? 1,05,000। माइनस करने के बाद बता सकते हो कितना हो जाएगा? 99,000। और कोई एसेट मौजूद नहीं है, दोनों को टोटल कर लो, कितना हो जाएगा बेटा? 176 प्लस 99 कितना हो गया? 275,000। फिर इसके बाद आप क्या हेडिंग डालते हो? करंट एसेट्स। और करंट एसेट्स में आप सबसे पहले मेरे बच्चों क्या लिखते हो? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कौन सी वाली लिखोगे? क्लोजिंग इन्वेंट्री, एडजस्टमेंट 1 वाली, 1,05,000। फिर क्या लिखते हो? ट्रेड रिसीवेबल्स। बेसिकली ट्रेड रिसीवेबल्स थे 1,09,000 के, जिसमें से 9,000 रुपये बैड डेप के निकल गए थे। तो कितना बच गया था? 100,000। फिर उसमें से आपने क्या किया था? लेस PFDD, जो 1 लाख का 3% निकाला था, तो कितना आया था? 3,000। तो कितना बच गया? 97,000। फिर उसके बाद क्या आता है? सवाल में अदर रिसीवेबल्स और अदर पेबल की एडजस्टमेंट नहीं थी, मगर मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैंने देखा था कि अदर रिसीवेबल सवाल में दिए हुए हैं। कितने? 3,000। इसके बाद कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 32,000 क्रेडिट पे दिया हुआ है, तो इसका मतलब करंट लायबिलिटी है, नहीं लिखेंगे। नहीं बेटा, अदर पेबल 7,000 है मेरे बच्चे। इनका टोटल कर लो बेटा, कितना हो जाएगा? जी बेटा 2,5।
तो मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है 2 और 2 4 हो गया, 475 हो गया और 5 480। जो मेरे करंट एसेट्स आ रहे हैं ना वो इतने आ रहे, सॉरी जो मेरे टोटल एसेट्स आ रहे हैं ना वो कितने आ रहे हैं, 480 के। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स पढ़ाया, रेशोज़ पढ़ाया, आपके पास पार्टनरशिप पढ़ाया, सब जगहों पे इनकम स्टेटमेंट इसी तरह बनती है। और लैंड एंड बिल्डिंग की भी अगर मैं बात करता हूँ तो ऊपर कितनी कॉस्ट थी, मैं उसको एरो डाल के भी आप लोगों की आसानी के लिए दिखा सकता हूँ कि 185,000 ट्रायल बैलेंस में मेरी शो कर रही थी, और उन्होंने बोला था कि ट्रायल बैलेंस में के हिसाब में 135 इंक्लूड थी, मगर वो निकाल दी मैंने। तो पीछे बच कितनी गई, 50,000 बिल्डिंग बच गई। और लैंड कितने से लैंड की नई वैल्यू कितनी हो गई। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ 185,000, जिसमें से 135,000 लैंड के निकाल दिए, तो ये 50,000 रुपये किसके बच गए, बिल्डिंग के बच गए। और लैंड की अब वैल्यू कितनी है, 150,000, तो नई वैल्यू कितनी आ गई, 200,000, जो कि मैंने यहाँ पर शो कर दी। और जो मैंने आपको छोटे छोटे गैप्स के हिसाब से जो मैं आपको वीडियो भेजता रहता हूँ, आपको क्या हर ग्रुप में जो जहाँ मैं AS लेवल पढ़ा रहा हूँ वो की क्वेश्चंस हैं, ताकि आपके पास वीडियो भेजने का मकसद है कि आपके पास ड्रॉपबॉक्स का लिंक ना ओपन हो, फटाफट से ये वीडियो फास्ट फॉरवर्ड के साथ या जो भी है जिसको कॉन्सेप्ट्स अच्छे करने इंपॉर्टेंट फॉर मॉक एग्ज़ाम्स और CIEs, तो ये आपके उधर काम आ जाएंगी। तो टोटल एसेट्स आ गए। टोटल एसेट्स के बाद आपके पास क्या है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग होगी क्योंकि ज़ाहिर सी बात है लिमिटेड कंपनीज़ पढ़ रहे हो। तो लिमिटेड कंपनीज़ में सबसे पहले मैंने क्या हेडिंग डाल दी, इक्विटी। इक्विटी में सबसे पहले क्या आता है, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, जो कि मेरे ख्याल से सोशी के हिसाब से कितना था, 147,000। टिक लगा दिया है, देख लेना भाई। तो मैंने डायरेक्ट लास्ट कॉलम पे लिख लिया 147,000। फिर मैंने हेडिंग डाली किसकी, रिज़र्व्स की। तो अब रिज़र्व्स मेरे कौन कौन से हैं वो आपको दिखाता हूँ। शेयर प्रीमियम नहीं था, नहीं लिखूँगा। रीवैल्यूएशन रिज़र्व्स 11,000, तो मैंने कहा रीवैल्यूएशन रिज़र्व्स 11,000, सेकेंड कॉलम पे डाल दिया। रीवैल्यूएशन के बाद क्या था, जनरल रिज़र्व्स 21,000, जनरल रिज़र्व्स 21,000। फिर इसके बाद क्या था, रिटेन अर्निंग्स या रिटेन प्रॉफिट्स 1,22,000। इन सब का टोटल कर लो कितना हो गया, 11 + 21 + 1 22, तो मेरे ख्याल से ये बनता है 154,000 के मेरे रिज़र्व्स हैं। फिर इसके बाद क्या हेडिंग आती है, ऐड नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में क्या आता है, 5% डिबेंचर जो 80,000 रुपये का था, 5% डिबेंचर जो कि कितने का था, 80,000 का था। इसके बाद ऐड करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी की अगर बात करता हूँ तो ट्रेड पेबल कितना था, 59,000 क्वेश्चन में गिवन था। ट्रेड पेबल 59,000 क्वेश्चन में गिवन था। अदर पेबल क्वेश्चन में 7,000 गिवन था, नहीं एक मिनट, अदर पेबल क्वेश्चन में 7,000 गिवन था और 1,000 रुपये लोन इंटरेस्ट के थे, तो टोटल कितना हो गया, 8,000। और इसके बाद मेरे ख्याल से बैंक क्रेडिट पे था, यानी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्रेडिट में था। मेरे ख्याल से कितना, 32,000। अच्छा, 59 + 8 + 32, 99,000।
तो ये आपका कैपिटल था, ये आपके रिजर्व्स थे, ये आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी थी और ये आपकी करंट लाइबिलिटी थी। सबको ऐड अप कर लो तो कितना बनता है। अगर ये आपके टोटल एसेट से मैच कर रहा है तो इसका मतलब ये आपने पूरा क्वेश्चन जो है टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, तो इसका मतलब ये 480 था और ये भी 480 था। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ये प्रूव हो गया कि जो टोटल एसेट्स जो हैं टोटल इक्विटी और लाइबिलिटीज़ के बराबर होते हैं। मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू द कंपनी अकाउंट्स मैंने बेसिक सोशी करवा दिया, शेयर इशू के साथ प्रीमियम करवा दिया, राइट इशू की ट्रीटमेंट बता दी, बोनस इशू की ट्रीटमेंट बता दी, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन जो है इनकम स्टेटमेंट इनकम स्टेटमेंट सोशी और SOFE बना के दिखा दी।